क्या दोस्तों आपको पता है आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? नीलम संजीव रेड्डी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। ओ बाप रे, आज ही 20 मई यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस आज ही मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 मई, बोले तो वर्ल्ड बी डे। लेकिन आखिरकार विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी यहां पढ़ लो। यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले एंटोन जन्सा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और एंटोन जन्सा एक जाने माने बी कीपर थे और उनके जन्म दिवस को वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। एंटोन जन्सा का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1734 को एंटोन जन्सा का जन्म हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 40वें सत्र में स्वीकृत किया गया था और तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों वर्ल्ड बी डे की एक स्पेशल थीम भी तय की जाती है। तो पिछले साल यह वर्ल्ड बी डे 2020 की थीम क्या रखी गई थी? मधुमक्खियों को बचाओ यानी कि सेव द बीज। इसी थीम के साथ 2020 का विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। लेकिन हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बी डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो वर्ष 2021 की थीम है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। और यहां ऑफिशियल इमेज में भी पढ़ सकते हैं, यह विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की थीम है। क्या लिखा है पढ़ो तो, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ओके, तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? इमेज में आप देख सकते हैं आयुष घर द्वार कार्यक्रम हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। और आयुष घर द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 रोगियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और यहां पढ़ सकते हैं आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश एवं आर्ट ऑफ लिविंग की संयुक्त सहभागिता से आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो इस कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के साथ मिलकर यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और कोई भी इवेंट होती है तो इनसे जुड़े हुए एक से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर में आते हैं और वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो आयुष घर द्वार कार्यक्रम की बात करें, इस कार्यक्रम के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार लगभग 30,000 कोविड-19 रोगियों को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी जो होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती है। जी हां दोस्तों, 30,000 कोविड रोगियों को लाभान्वित करने का प्रयास करेगी जो होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती है। कार्यक्रम का नाम मत भूलिएगा, आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। और यहां एक शब्द आया आयुष, तो आयुष का पूर्ण संस्करण क्या होता है? आयुष का पूर्ण स्वरूप है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और यहां पर भी आयुष का फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। एक एक अल्फाबेट का क्या मीनिंग होता है वो भी आप पढ़ लो। ए बोले तो आयुर्वेद, वाई बोले तो योग,
वह प्राकृतिक चिकित्सा। यू बोले तो यूनानी, एस बोले तो सिद्धा और एच बोले तो होम्योपैथी। कई बार दोस्तों एक एक लेटर से जुड़ा हुआ भी शब्द एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है और इसीलिए आयुष का पूर्ण स्वरूप आपको याद रख लेना चाहिए। और 5 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। कब? 5 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और पहली बार आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2016 में पहली बार आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। और यूनानी दिवस की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2017 में। और यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। और 4 जनवरी को सिद्ध दिवस मनाया जाता है और 18 नवंबर नेचुरोपैथी दिवस मनाया जाता है। तो यह सभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट डे है वो भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा लगा? ओके। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। और यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो, नीलम संजीव रेड्डी वॉज द 6th प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे भारत देश के 6वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और 1977 से 1982 तक हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी ने कार्य किया था। तो हमने हमारे इस राष्ट्रपति को याद क्यों किया? क्योंकि हाल ही में 19 मई को नीलम संजीव रेड्डी की जन्म जयंती मनाई गई। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। तो देखो नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा स्पीकर और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इन सभी पदों पर रहने बाद वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। और हमारे भारत देश के 6ठे राष्ट्रपति थे। और आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक बोले तो नीलम संजीव रेड्डी, जिसका हाल ही में जन्म दिवस मनाया गया 19 मई को। और महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया था नीलम संजीव रेड्डी ने। 21 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। और 1 जून 1996 को नीलम संजीव रेड्डी की मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। यानी कि हमारे भारत देश के 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आपने याद रख लिया, वेरी नाइस। चौथा क्वेश्चन, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने किसको $73.5 करोड़ के हथियार बेचने को मंजूरी प्रदान की? अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इजरायल देश को $73.5 करोड़ के हथियार बेचने को मंजूरी प्रदान की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इजरायल देश। और इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हाल ही में संघर्ष जारी है और इसी के बीच अमेरिकन प्रशासन ने यह मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को $73.5 करोड़ यानी कि भारतीय रुपयों में कहे तो करीब 5.4 हजार करोड़ रुपए के हथियार बेचने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा के बावजूद सांसदों द्वारा इस समझौते पर आपत्ति जताने की संभावना नहीं है, यानी कि मंजूरी प्रदान की गई है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे विश्व पर पड़ सकता है। और बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप पढ़ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। और विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। तो यह 3 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल संस्थाएं, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और वर्ल्ड बैंक एवं IMF दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। तो यह फैक्ट अमेरिका को लेकर आपको याद रख लेने चाहिए। चलिए 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है 20 मई को, यानी कि आज ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 मई वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस बोले तो फ्रांस में 20 मई 1875 को आयोजित
मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। तो इसका रीजन भी आपको पता चल गया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यह 20 मई को क्यों मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय क्या था? तो विषय रखा गया था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। यहां पर भी इमेज में पढ़ सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020 की थीम मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ओके, और इस विषय को निष्पक्ष वैश्विक व्यापार की सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका माप विद्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चुना गया था। और इनसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। यहां पर पढ़िए, वर्ष 2021 का विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय रखा गया है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। विथ स्पेलिंग आपको याद रख लेना है। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? OIML के द्वारा मनाया जाता है। तो OIML का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल द मेजरमेंट लीगल, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो इस संस्थान का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है और OIML की स्थापना 1955 में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? एक नए महासागर अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है हेयांग 2D, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश। चीन ने एक सर्व मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नए महासागर निगरानी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। और लॉन्ग मार्च रॉकेट की मदद से इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। और लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का यह 370वां प्रक्षेपण था, वो भी सफल रहा। और दोस्तों, एक सप्ताह पहले भी यह चीनी अंतरिक्ष एजेंसी करंट अफेयर में थी, क्योंकि चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले हफ्ते महत्वपूर्ण प्रगति की जब उसने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लाल ग्रह पर रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया। और तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि तियानवेन-1 अंतरिक्ष मिशन यह चीन का अंतरिक्ष मिशन है और मंगल ग्रह पर हाल ही में एक जुरोंग नामक रोवर उतारा गया और इसने तस्वीरें भी साझा की। और तब भी मैंने आपको चीन के बारे में बताया था। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। तो चीन का केंद्रीय बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है। तो यह फैक्ट भी हमें याद रख लेने चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मोक्टर ओवने कहां के प्रधानमंत्री बने? इमेज में आप देख सकते हैं मोक्टर ओवने माली देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माली देश के नए प्रधानमंत्री मोक्टर ओवने। इब्राहिम बाऊबकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में मोक्टर ओवने को कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और माली देश के राष्ट्रपति का नाम है बाह एंड डो। बाह एंड डो के निर्देशों के तहत मोक्टर ओवने को राजनीतिक वर्ग के लिए जगह के साथ एक नई सरकार बनानी होगी। और यहाँ हम बात करते हैं माली देश की, तो आप मैप में देखिए, यह है माली देश। और माली पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है और अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है माली। और माली की कैपिटल का नाम है बमाको। माली देश की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और माली देश के राष्ट्रपति यहाँ आप देख सकते हैं बाह एंड डो। और माली देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोक्टर ओवने। तो यह फैक्ट किसी भी देश से जुड़े हुए हैं वो हमें याद रख लेने चाहिए। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष किसको चुना गया? तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है पेनपा त्सेरिंग को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पेनपा त्सेरिंग। इमेज में आप देख सकते हैं तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा त्सेरिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे
लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया, जो जनवरी और अप्रैल में 2 दौर में यह आयोजित हुआ था। यानी कि पेनपा त्सेरिंग तिब्बत की निर्वासित सरकार के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत के इस संत को भी याद कर ले, दलाई लामा। दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद से तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव था। और तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है? ल्हासा। और तिब्बत की करेंसी है रेनमिनबी, जो कि चाइना की भी यह करेंसी है रेनमिनबी। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित किया गया? छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया है 17 से 23 मई तक की समयावधि को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 से 23 मई तक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया और यह छठा सप्ताह था। तो छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह, जो इस वर्ष 17 और 23 मई के बीच मनाया जाता है, दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 20 मील प्रति घंटे की गति सीमा का भी आह्वान करता है। यानी कि एक हैशटैग भी चलाया गया है जिसका नाम है #LOVE30। और इस साल के यह महत्वपूर्ण सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। क्या थीम रखी गई है? स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। इमेज में भी आप पढ़ सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण सप्ताह हाल ही में 17 मई से 23 मई के बीच मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। क्या? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है और प्रत्येक यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का एक हिमायत विषय भी है। तो इस साल के छठे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की थीम #LOVE30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ है। तो इस साल की थीम क्या रखी गई है? स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। ओके, और यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्ट्रीट्स फॉर लाइफ और एक हैशटैग भी चलाया गया जिसका नाम है #LOVE30। और हमारे भारत देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस साल हमने रोड सेफ्टी मंथ मनाया। कब? तो देखो, इस साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक मनाया गया। 2021 में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को 1 महीने तक मनाया गया और तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में यह बात बताई थी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी किसने घोषित किया? म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है राजस्थान सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार। राजस्थान में इस बीमारी के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है और राजस्थान सरकार द्वारा म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया है। और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत राज्य में म्यूकरमाइकोसिस को एक महामारी और एक अधिसूचित बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। और दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं यह है राजस्थान। तो राजस्थान के बगल में यहाँ पर हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य भी म्यूकरमाइकोसिस को लेकर करंट अफेयर में था। तो वो बात क्या थी? इससे पहले ब्लैक फंगस रोग को हरियाणा में अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया। इसका मतलब है कि सरकारी गतिविधियों को ब्लैक फंगस रोग यानी कि ब्लैक फंगस डिजीज के प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करना होगा। इसे बोलते हैं अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइड डिजीज। ओके, तो दोनों राज्यों के नाम आपने याद रख लिए, राजस्थान और हरियाणा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। वे कौन थे? डॉक्टर के अग्रवाल एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ थे, पद्मश्री से भी सम्मानित थे। ऐसे डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 के साथ लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वे 62 साल के थे और उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊं
तो डॉक्टर के अग्रवाल एक हृदय रोग विशेषज्ञ और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख भी थे। उन्हें 2005 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री मिला था। लेकिन कोविड-19 ने हमारे डॉक्टर के अग्रवाल की जान ले ली। चलिए 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने निजी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगाई? दोस्तों, हाल ही में चीन देश ने निजी स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी स्वामित्व पर रोक लगाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश। चीन की स्टेट काउंसिल ने किंडरगार्टन से कक्षा 9 तक के स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण और विदेशी संस्थाओं द्वारा स्कूलों के स्वामित्व या नियंत्रण पर रोक लगाने वाले सख्त नए कानून की घोषणा की है। देश में यह कानून 1 सितंबर से लागू होगा। कहा जा रहा है कि इस कानून से देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और इसीलिए एक हाल ही में चीन देश ने कानून पारित किया है कि किंडरगार्टन से कक्षा 9 तक के स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण और विदेशी संस्थाओं द्वारा स्कूलों के स्वामित्व पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएंगी। और दोस्तों, चीन की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको बताई, लेकिन चीन कौन कौन से मामले में विश्व में टॉप पर है वो भी हम जान ले। दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन है? चीन। विश्व का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किस देश में होता है? चीन देश में। अभ्रक के उत्पादन में अग्रगण्य देश कौन है? चीन। पहले अभ्रक के उत्पादन में टॉप पर हमारा भारत देश हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से अभ्रक के उत्पादन में चीन टॉप पर आ गया है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया? हाल ही में अमेरिका देश के वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, लार के जरिए यह कोविड-19 का परीक्षण किया जाता है। तो हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नई कोविड-19 लार परीक्षण विधि का आविष्कार किया है, जिसे स्पॉट कहा जाता है। तो स्पॉट का अर्थ क्या है? स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग स्पॉट का अर्थ है। और इस तकनीक को किसने विकसित किया है? तो देखो, स्पॉट का आविष्कार कार्ले इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, किसने? कार्ले इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एक शोध दल ने विकसित किया है। इमेज में आप देख सकते हैं यह शोध दल को। स्पॉट 30 मिनट में कोविड-19 परीक्षण का परिणाम देता है और इस डिवाइस की कीमत कितनी रखी गई है? $78 रखी गई है इस परीक्षण किट की कीमत। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन बना? तो वाईफाई सुविधा को प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, हजारीबाग रेलवे स्टेशन। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, प्रहलाद फतेहपुरा, आरती मकवाना, फ्रेंसी। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। और फ्रेंसी ने लिखा कि 5000वां वाईफाई सुविधा वाला रेलवे स्टेशन बन गया है मिदनापुर। तो यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। वेरी नाइस। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है कीर्तन प्रजापति। शैलेश कुमार तबियाड़ हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं, बहुत ही अच्छी आदत है। सेनवा संजय भाई भी हमेशा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताते हैं। हमारे और भी 3 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मयूरी अशोक परमार, विजय सावड़िया और नीलम अग्रावत। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों को 4 पैरों वाली दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली कहां मिली? दोस्तों, पहले तो मैं करेक्शन कर लेना चाहूंगा कि यह दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली मिली है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यह 42 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन यह गलत है। 42 करोड़ साल पुरानी इस मछली की प्रजाति है, लेकिन मछली की उम्र 42 करोड़ वर्ष नहीं है। प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कहा था कि सर करेक्शन कर लीजिए। ओके, चलिए बताइए, वैज्ञानिकों को 4 पैरों वाली दुनिया की सबसे बूढ़ी मछली कहां मिली? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस मछली की प्रजाति को मान लिया गया था कि जब हमारे पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे
तब से यह मछली विलुप्त हो चुकी थी, जिसके तकरीबन 42 करोड़ साल पहले की बात है। लेकिन हाल ही में यह मछली खोजी गई। ओके, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर भी लिख दिया होगा। ओके, तो इस वीडियो आपको अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा, तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।